हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। सबसे पहले हमने एक आवर्त बीजी पादपों के अंतर्गत जो पुष्प पाया जाता है, उस पुष्प के अंतर्गत कौन कौन से भाग होते हैं वो पाए जाते हैं, उनके बारे में देखा था। और उसके बाद में जो हमारे पुंकेसर की संरचना होती है उसको समझा था। उसके साथ साथ में परागकण का निर्माण कैसे होता है, उसकी संरचना कैसे होती है, इसको हम देख चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं स्त्री केसर के बारे में। स्त्री केसर की संरचना को हम देखेंगे। इसके साथ साथ में हम गुरु बीजाणु जनन और उसके अलावा बीजांड की संरचना के बारे में समझने वाले हैं। इस कारण ये वीडियो है, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें। और साथ साथ में आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख पाओ, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाओ। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्त्री केसर। स्त्री केसर या जिसे हम अंडप भी कहते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम पुंकेसर की संरचना को डिटेल में पढ़ चुके थे। देखो, जो पुष्प होता है यह हमारे आवर्त बीजी पादपों में एक लैंगिक संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसके अंतर्गत आपके बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं। वो तो होते हैं आपके सहायक चक्र, अर्थात वो जनन में सीधे तौर पर भाग नहीं लेते हैं लेकिन सहायता करते हैं। बात करें हम पुंकेसर की, पुंकेसर जब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो उसी को कहा जाता है पुमंग। और वो होते हैं, वो पुष्प के नर जननांग होते हैं। यदि हम बात करें किसकी? स्त्री केसर की। यदि हम बात करें स्त्री केसर की तो स्त्री केसर जो होता है ये पुष्प का या हमारे जो पादप होते हैं उन पादपों का क्या होता है? उन पादपों का मादा जननांग, मादा जननांग होता है, वो हमारा स्त्री केसर कहलाता है। या स्त्री केसर को हम अंडप भी कहते हैं। स्त्री केसर को और क्या कहा जाता है? अंडप भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर क्या होता है? सामान्य तौर पर एक पुष्प में, सामान्य तौर पर एक पुष्प में एक ही अंडप होता है। क्या होता है भाई? एक अंडप। और ऐसे पुष्प जिनके अंतर्गत केवल एक ही अंडप या एक ही स्त्री केसर पाया जाता है तो ऐसे पुष्पों को हम एक अंडपी कहते हैं। क्या कहा जाता है उन्हें? एक अंडपी कहा जाता है या एकांडपी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक अंडप पाए जाते हैं। कहने का मतलब एक से अधिक स्त्री केसर होते हैं, वो उनमें उपस्थित होते हैं। अब जिनमें एक से अधिक होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे बहु अंडपी। बहु का मतलब हो गया ज्यादा और अंडपी का मतलब हो गया अंडप। तो जिनमें क्या होता है, एक से अधिक अंडप होते हैं, एक से अधिक अंडप जो होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बहु अंडपी। तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? बहु अंडपी कहा जाता है। यहां तक कि बिल्कुल सिंपल सी बात थी जो आपके आसानी से दिमाग में बैठ गई होगी।
कि स्त्री केसर या जो अंडप होता है यह पुष्प का मादा जननांग होता है या मादा जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य तौर पर जो पुष्प होते हैं उनमें केवल एक ही स्त्री केसर होता है, अर्थात एक ही अंडप होता है। तो ऐसे को क्या बोल देंगे भाई? ऐसे को हम बोल देंगे एक अंडपी, कोई समस्या नहीं है। अगर एक से ज्यादा है किसी पुष्प में अंडप तो उन्हें क्या बोल देंगे? हमें बहुअंडपी। अब जो ये बहुत सारे अंडप हैं, ये अंडप सारे के सारे अलग अलग भी हो सकते हैं और ये सारे के सारे एक साथ भी हो सकते हैं। देखो भाई, ये बहुअंडपी दो तरीके का हो सकता है। कैसे भाई? अगर मान लो किसी पुष्प में 5 अंडप हैं, सपोज करो कितने हैं? 5, और ये 5 अंडप हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, सभी एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे हम? ये बहुअंडपी तो है, लेकिन सारे के सारे अंडप एक दूसरे के साथ संयुक्त हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस कारण इन्हें हम युक्तांडपी कहते हैं। युक्तांडपी का मतलब, युक्त का मतलब हो गया जुड़ा हुआ, और अंडप अर्थात सारे के सारे अंडप एक साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? युक्तांडपी कहा जाता है। और मान लो सपोज करो कि ये 5 अंडप थे, कितने थे? 5, और ये सारे के सारे क्या हैं? अलग अलग हैं, मतलब कोई एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं, सारे अंडप एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो ऐसे स्थिति को हम क्या बोलेंगे? वियुक्तांडपी। वियुक्त का मतलब होता है अलग अलग, जैसे युक्त का मतलब हो गया जुड़ा हुआ, वियुक्त का मतलब हो गया है अलग अलग। तो इसे हम क्या बोल देंगे? वियुक्तांडपी कह देंगे। तो आपको ये शब्द समझ में आने चाहिए, आपको इनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। कौन कौन से शब्द आपके समझ में आ गए होंगे? देखो, पहला शब्द आपके समझ में आना चाहिए कि अंडप क्या है। तो अंडप का मतलब जो स्त्री केसर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अंडप। और ये पुष्प के मादा जननांग होते हैं। सामान्य तौर पर एक पुष्प में एक ही अंडप होता है, और क्योंकि एक अंडप है तो उसे बोल दिया एकांडपी। लेकिन अगर किसी में एक से अधिक हो तो उसे बोल देंगे बहुअंडपी। अब बहुअंडपी 2 प्रकार के हो जाएंगे। अगर सारे एक साथ जुड़े हुए हैं तब तो हो गया युक्तांडपी, और जब ये सारे अलग अलग हैं तब इन्हें हम क्या बोल देंगे? वियुक्तांडपी बोल देंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, क्योंकि एकदम सिंपल भाषा के अंतर्गत आपको बता दिया गया है। फिर भी यदि आपके कोई कंफ्यूजन है, ये शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर करें। आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करें, आपकी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। साथ साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो है ये उन लोगों तक पहुंचे जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है, जो आपकी बहुत महंगी फीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको फ्री में ऐसी एजुकेशन मिल सके। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम समझते हैं हमारा जो एक स्त्री केसर होता है, या जिसे हम नॉर्मल भाषा में अंडप कह सकते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है। तो चलो अब हम देखते हैं क्या, अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं स्त्री केसर की संरचना। स्त्री केसर की संरचना देखो, सबसे पहले इसका एक हम डायग्राम बनाकर देखते हैं। देखो, कोई भी पुष्प होता है, कहीं पर जहां पर भी ये जुड़ा हुआ होता है, जहां पर भी जुड़ा हुआ होता है वहां पर एक फुला हुआ हिस्सा होता है, और इसको हमने पहले भी पढ़ा था। इसे हम क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं?
पुष्पाशन। इसके ऊपर पंखुड़ियां वगैरह लगी हुई होती, लेकिन क्योंकि हमें केवल और केवल स्त्रीकेसर को समझना है तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे? स्त्रीकेसर को। तो इसके ऊपर क्या होता है, आपका स्त्रीकेसर जुड़ा हुआ होता है। स्त्रीकेसर में ये नीचे का भाग होता है एकदम फूला हुआ होता है, फिर एक पतली संकरी क्या होती है, नलिका जैसी संरचना पाई जाती है, और इसके ऊपर ये संरचना होती है थोड़ी सी कि क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो ये एक पुष्पासन के ऊपर हमने केवल और केवल किसको दिखाया है? एक स्त्रीकेसर को दिखाया है। अब जो ये स्त्रीकेसर है इसके कौन कौन से हिस्से हैं वो देखो आप। देखो ये फूला हुआ हिस्सा है, इसे हम कहते हैं अंडाशय अर्थात ओवरी। ये कौन सा हिस्सा है? अंडाशय। अंडाशय के ऊपर जो एक नलिका जैसी संरचना है, एक संकरी नलिका है, एक पतली सी जो नलिका है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं वर्तिका। इसे क्या बोल रहे हैं? वर्तिका। और इस वर्तिका के ऊपर की तरफ एक फैली हुई जो संरचना है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं वर्तिकाग्र। इसे हम क्या कह रहे हैं? वर्तिकाग्र। तो ये तो पुष्प का नीचे वाला फूला हुआ हिस्सा था पुष्पासन। वास्तव में ये जो संरचना है यहां से लेकर यहां तक, ये संरचना आपकी कहलाती है क्या? स्त्रीकेसर। और जब बहुत सारे स्त्रीकेसर को कंप्लीटली बोलते हैं तो हम जायांग भी कहते हैं। तो ये वास्तव में क्या है? हमारा स्त्रीकेसर या फिर क्या है? हमारा अंडप। और इस अंडप के कितने हिस्से हो गए हैं? 3। सबसे ऊपर की तरफ पहला हिस्सा हो गया है वर्तिकाग्र, दूसरा हिस्सा हो गया है वर्तिका, और तीसरा हो गया है फूला हुआ हिस्सा हो गया है, वो हो गया है हमारा अंडाशय। ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर, इस अंडाशय के अंदर एक ऐसी संरचना निकली होती है, डंठल नुमा या व्रंत नुमा संरचना निकली होती है। कैसी संरचना निकली होती है? व्रंत नुमा। और इस व्रंत नुमा संरचना के ऊपर की ओर, इस व्रंत नुमा संरचना के ऊपर की ओर एक छोटी सी संरचना जुड़ी हुई होती है, छोटी सी संरचना जुड़ी हुई होती है। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बीजांड। तो बीजांड होता है वो कहां पाया जाता है? बीजांड अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है। और ये जो बीजांड, जो एक गोल छोटी सी दाने जैसी संरचना है, ये एक व्रंतनुमा, एक डंठल नुमा संरचना से आपके अंडाशय से जुड़ी हुई है, जो कि आपकी सफेद रंग की संरचना है। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बीजांड वृंत। क्या कहा जाता है? बीजांड वृंत कहा जाता है। तो बीजांड वृंत की सहायता से अंडाशय के अंदर एक क्या होती है? छोटी दाने नुमा संरचना जुड़ी हुई होती है। और इस दाने नुमा संरचना को क्या कहते हैं? हमें बीजांड कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी कि हमारा जो स्त्रीकेसर होता है वो कैसे होता है, उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, और उसके अलावा हमारा जो बीजांड होता है वो कहां पर पाया जाता है। अब इस बीजांड की संरचना को थोड़ा हम डिटेल में देखने वाले हैं। किसकी संरचना को समझने वाले हैं? हमें बीजांड की संरचना को। इधर मैं आपकी बीजांड की संरचना बनाता हूं भाई। ये जो अंदर हमने बनाया है, इसको यहां पर हम बड़े रूप में बनाते हैं, और उसके बाद में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस बीजांड के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं जो पाए जाते हैं। क्योंकि इसी के अंदर हमारा गुरु बीजाणु बनने
वाला है, मेगा स्पोर बनने वाला है। तो देखो इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। भाई जूम करके देख ले, कोई समस्या थोड़ी है। तो जूम करके दिखाता हूं भैया आपको। देखो सबसे पहले तो ये इसके सफेद वाला हिस्सा जो हमारा क्या था, बीजांड वृंत, और उसके बाद में हम बीजांड के अंदर को देखते हैं। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि ये वाला हिस्सा तो हमारा कौन सा है, बीजांड वृंत। ये कौन सा हिस्सा है, बीजांड वृंत, जो एक डंठल नुमा एक पतली सी एक संरचना होती है जिसकी सहायता से ये इससे जुड़ा हुआ होता है। जिस जगह पर ये जुड़ा हुआ होता है उसे हम अपरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हमें अपरा। और ये जो बीजांड वृंत है, जहां पर आपके बीजांड से जुड़ा हुआ होता है, ये वाली जगह जहां पर ये जुड़ा हुआ होता है, किससे, बीजांड। भाई ये हमारा बीजांड है, ये बीजांड वृंत है, जहां पर ये जुड़ा हुआ है, इस जगह को हम क्या कहते हैं, इसे हम नाभिका, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है हाइलम। क्या कह दिया जाता है भाई, हाइलम कह दिया जाता है। यहां तक किसी को कोई समस्या थोड़ी है। ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं बीजांड वाला, इसमें यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भाई ये बीजांड वृंत है, वो क्या है, भाई ये डंठल नुमा संरचना बीजांड वृंत, जहां पर ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, अंडाशय के साथ। भाई यहां पर जो अंडाशय के साथ ये जो जुड़ा हुआ है, उस जगह को हम बोल रहे हैं अपरा। बीजांड के साथ जहां जुड़ा हुआ है उसे बोल रहे हैं हम नाभिका या हाइलम। ये हो गया हमारा बीजांड। अब जो ये बीजांड जो होता है, इसके ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ दो आवरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आवरण। और इन आवरणों को हम कहते हैं अध्यावरण। क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। और जो ये जो दो आवरण हैं इस बीजांड के चारों तरफ, इसमें जो बाहर वाला है उसे हम क्या बोल देंगे, बाह्य आवरण। क्या बोल देंगे भाई, बाह्य आवरण कह देंगे। और इसके अलावा जो अंदर वाला है उसे क्या बोल देंगे, अंतः आवरण। तो अध्यावरण के कितने हिस्से हो गए हैं, 2। और ये जो आवरण होता है जो इस बीजांड के चारों तरफ पाया जाता है, ये इस बीजांड की सुरक्षा का काम करता है। किसकी काम करता है भाई, सुरक्षा का काम करता है, इस बीजांड को सुरक्षा प्रदान करता है। और मैं आपसे पूछूं कि ये बीजांड कहां उपस्थित होता है, तो ये आपके अंडाशय में उपस्थित होता है। ये अध्यावरण जो है, ये जो डबल लेयर है, जो ये 2 आवरण हैं, ये एक जगह पर अनुपस्थित हैं, यहां पर नहीं है। देखो नहीं है ना, ये बीच में एक छिद्र है, इसे हम बोलते हैं बीजांड द्वार। इसे हम क्या बोलते हैं भाई, बीजांड द्वार कहते हैं। तो ये 2 आवरण हो गए, ये हमारा क्या हो गया, बीजांड द्वार हो गया। और जो ये बीजांड द्वार होता है, इसके जस्ट विपरीत वाले हिस्से को, भाई ये बीजांड द्वार है, और बीजांड द्वार के विपरीत हिस्से को, ये जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा भाग है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं निभाग। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, निभाग। और इंग्लिश में इसे चेलेजा भी कहते हैं, केलेजा भी कहा जाता है। तो हिंदी में तो इसे निभाग कहते हैं, वैसे इसे चेलेजा या चेलाजा या फिर केलाजा, ये भी इसे कहा जाता है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये उल्टा सीधा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इसको ऐसे घुमाकर भी बना सकता है भाई, लेकिन याद रखना भाई बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत सिरा जो होगा वो हमारा बीजांड का कौन सा सिरा कहलाएगा? निभाग वाला सिरा कहलाएगा। यहां तक की कहानी सबके समझ में आ गई। अब ये जो बीच का हिस्सा बच गया है, जो अध्यावरण के बीच वाला जो ये हिस्सा बच गया है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बीजांड काय। इसे क्या कहा जाता है भाई? बीजांड काय कहा जाता है। काय का मतलब होता है मेन भाग, मुख्य संरचना, इसका मुख्य भाग। तो बीजांड का ये बीच का जो भाग है ये क्या कहलाता है? आपका बीजांड काय कहलाता है। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी कि एक जो बीजांड होता है उस बीजांड के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं वो पाई जाती हैं, कैसे कैसे वो संरचनाएं होती हैं वो उपस्थित होती हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? आज की इस क्लास के अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्त्रीकेसर होता है या जो अंडप होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर केवल सिंगल अंडप है किसी पुष्प में तो एक अंडपी, अगर एक से ज्यादा है तो बहुअंडपी। अब बहुअंडपी हैं, अगर वो एक साथ जुड़े हुए हैं तब बोल देंगे युक्तांडपी, अगर अलग अलग हैं तो बोल देंगे उसे वियुक्तांडपी। फिर हमने क्या देखा कि हमारा जो स्त्रीकेसर है उसकी संरचना कैसी होती है, उसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो स्त्रीकेसर या अंडप होता है, इसके अंतर्गत फूला हुआ हिस्सा अंडाशय, फिर वर्तिका, और यह हो गया वर्तिकाग्र। देखो अंडाशय तो हमें पता चल ही गया कि इसके अंतर्गत बीजांड होता है। ये जो वर्तिकाग्र होता है, इस वर्तिकाग्र के ऊपर क्या होते हैं? पराग कण आकर गिरते हैं, अर्थात जो पराग कण आएंगे उनको ग्रहण करने का कार्य कौन करेगा? वर्तिकाग्र करेगा। और फिर ये बीच वाला हिस्सा बच गया हमारा कौन सा? वर्तिका। यहां पर जो पराग कण आ जाएंगे उनको कहां तक पहुंचाने का? इस बीजांड तक पहुंचाने का जो कार्य होगा वो किसका है? वर्तिका का। कहने का मतलब यहां से आपके पराग कण से पराग नलिका निकलेगी। क्या निकलेगी? पराग नलिका। और वो पराग नलिका किस में वृद्धि करेगी? वर्तिका में। और वर्तिका से वृद्धि करते हुए ही कहां तक पहुंचेगी? हमारे अंडाशय तक पहुंचेगी, अंडाशय में उपस्थित बीजांड तक पहुंचेगी। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी कि कैसे कौन सी संरचना पाई जाती है। तो ये तो थी हमारी स्त्रीकेसर की संरचना, और इधर हमने किसकी संरचना को समझाया है? बीजांड की संरचना को समझाया है। किसकी संरचना को समझाया है? बीजांड की संरचना को समझाया है। अब देखो, जब हमने बीजांड की संरचना को समझ लिया है, अब हम यह समझेंगे कि इस बीजांड के अंदर कैसे हमारा गुरु बीजाणु बनता है और कैसे उस गुरु बीजाणु से हमारा भ्रूण कोष बनता है। क्या बनता है? भ्रूण कोष। ये सब कुछ हम देखने वाले। तो देखो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? गुरु बीजाणु जनन। क्या समझने वाले हैं हमें? गुरु बीजाणु जनन को समझने वाले। दोस्तों आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट जरूर करें। हम जैसा भी होगा, जितनी जल्दी से जल्दी होगा, आपको उस कमेंट का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो अब हम बात करते हैं किसकी? गुरु बीजाणु जनन की। देखो क्या है गुरु बीजाणु जनन। अभी हमने क्या समझा है कि हमारी बीजांड के अंदर, किसके अंदर? बीजांड के अंदर की तरफ
आपका बीजांड काय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड काय। और बीजांड काय में जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, बीजांड काय में जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ये हो गई है हमारी बीजांड काय की कोशिका। ध्यान से सुनने की बात यह है कि हम अब पूरे बीजांड को नहीं दिखा रहे हैं, बीजांड काय जो उसके बीच वाला जो हिस्सा था उसी को हम देख रहे हैं। तो ये होगी हमारी बीजांड काय की कोशिकाएं। और इन बीजांड काय की कोशिकाओं में ही एक कोशिका है जो थोड़े बड़े आकार की है। कैसी है? बड़े आकार की। और ये जो बड़े आकार की कोशिका है, एक विशेष कोशिका है। इस कोशिका को हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं भाई? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। मेगा स्पोर मदर सेल इसे कहा जाता। इसको बोल दिया है हमने एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। किसमें उपस्थित है? बीजांड काय में। कहां पर उपस्थित है भाई? बीजांड काय। और बीजांड काय आपको समझ में आ ही गया होगा कहां है। अभी देखो, ये यहां पर है बीजांड काय, ये बीच वाला। यहां की जो कोशिकाएं हैं उनकी हम बात करें, यहां की जो कोशिकाएं हैं उसकी। तो ये बीजांड काय की क्या है? कोशिका, जिसमें से एक बड़े आकार की कोशिका है, जिसका जीवदर्य है, जिसका साइटोप्लाज्म है वो भी एकदम गाढ़ा है। और इस बड़े आकार की कोशिका को हम बोल रहे हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये जो कोशिका है ये कैसी है? द्विगुणित। ये कैसी कोशिका है भाई? द्विगुणित कोशिका है। यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करके बताइए भाई। तो ये जो द्विगुणित कोशिका है, अब इसमें क्या होगा आप खुद ही बताओ भाई। लैंगिक जनन है और लैंगिक जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन तो होना ही होना है। क्या होना है भाई? अर्धसूत्रीय विभाजन। तो इसमें होगा अर्धसूत्रीय विभाजन। कैसा विभाजन होगा? अर्धसूत्रीय विभाजन। और अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो क्या होगा भाई? देखो, ये एक जो कोशिका थी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इससे जब अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट होगा तो 2 गुरु बीजाणु बन जाएंगे। और जब अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड कंप्लीट होगा तो टोटल कितने बीजाणु बन जाएंगे? 4 गुरु बीजाणु बने जाएंगे। तो ये अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। और अर्धसूत्रीय विभाजन से देखो क्या हो जाएगा। इस अर्धसूत्रीय विभाजन से ये जो हमारी एक कोशिका थी, ये बीच वाली, ये जो बीच वाली हमारी क्या थी? एक कोशिका। ये विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बना लेगी? 2 कोशिकाएं बना लेगी। कितनी कोशिकाएं बना लेगी? 2। और बाकी ये बाहर वाली कोशिकाएं तो उपस्थित हैं ही हैं। ये बीजांड काय की अन्य कोशिकाएं हैं। तो पहले कितनी? 1 से कितनी बनी? 2। 1 से कितनी बनी? 2। और ये हुआ आपका अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट से हमारा होगा अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड। सेकंड में क्या होगा? ये 2 कोशिकाएं हैं, अल्टीमेटली कितनी बना लेंगी? 4। कितनी बन जाएंगी भाई? 4 बन जाएंगी। तो ये 4 कोशिकाएं बन गई।
भाई जो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ। पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ तो 2 बनी, और 2 से फिर कितनी बनी? 4। और ये जो 4 कोशिकाएं बनी हैं, ये जो 4 कोशिकाएं बनी हैं, जो किससे बनी है? ध्यान से सुनना, ये बनी है हमारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। किससे बनी है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से जो बनी हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे गुरु बीजाणु। इन चारों कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु। और क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन से बनी हैं, इस कारण इनकी जो सूत्र गुणिता हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? n। पहले ये कोशिका कैसी थी? 2n। अब ये कैसी हो जाएगी? n। अगुणित कोशिकाएं बने जाएंगी। तो यहां तक की कहानी किसी के समझ में आई होगी? अगर नहीं आई तो कमेंट जरूर करें। अब देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्थात एमएमसी से, किससे भाई? एमएमसी से। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की जो ये प्रक्रिया है, निर्माण की क्या है? प्रक्रिया है। इसी को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो मेरे को यह बताओ कि एक गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है, एक एमएमसी होती है, मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है, उससे कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? तो ये गुरु बीजाणु कितने बनते हैं? 4। और ऐसे ही जब हमने वहां पर देखा था पुंकेसर में, तो लघु बीजाणु भी कितने बन रहे थे? 4। लेकिन अंतर अब आएगा। अंतर क्या आएगा? अब कैसे भाई? कि ये 4 गुरु बीजाणु हैं। कितने हैं? 4। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु हो जाएंगे अपहरासित, मतलब एक तरीके से नष्ट हो जाएंगे। भाई इन 4 हैं, ये 4 गुरु बीजाणु हैं। इन 4 में से क्या होगा? 3 गुरु बीजाणु होंगे। 3 गुरु बीजाणु होंगे, ये तो हो जाएंगे नष्ट। क्या हो जाएंगे भाई? नष्ट, या इन्हें हम बोलेंगे अपहरासित। क्या हो जाएंगे? अपहरासित हो जाएंगे। बचा कितना? केवल 1। ये 1 गुरु बीजाणु है। कितना बच गया है भाई? 1 गुरु बीजाणु। कैसा है आप सबको पता है? अगुणित है। ये 1 गुरु बीजाणु है, ये विकसित होगा। और ये 1 गुरु बीजाणु विकसित होगा तो जो संरचना बनेगी उस संरचना को हम बोलेंगे भ्रूण कोश। ध्यान से सुनना, उसे क्या बोलेंगे? हमें भ्रूण कोश कहेंगे। तो केवल और केवल 1 गुरु बीजाणु होता है, वो किसका निर्माण करता है? भ्रूण कोश का निर्माण करता है। 4 गुरु बीजाणु नहीं करते। अब ये भ्रूण कोश कैसे बना है? ध्यान से सुनो, ये भ्रूण कोश कैसे बना है इसको भी हमें समझना पड़ेगा। कैसे? देखो, आप ये समझो कि यहीं से इधर से चल लेते हम। ये जो भ्रूण कोश बना है, तो इन जो ये 4 थे, इनमें से 3 तो हो गए नष्ट, ये 1 बच गया है हमारा। कितना बच गया है? 1। और ये अब भ्रूण कोश का निर्माण कर रहा है। इस 1 गुरु बीजाणु के अंतर्गत पहले क्या होगा? हमारा समसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। और जब यह समसूत्री विभाजन होगा, यह भी एक विशेष प्रकार का विभाजन होगा। कैसा विभाजन होगा? विशेष प्रकार का, जिसे हम बोलते हैं मुक्त केंद्र की। कैसा विभाजन बोलते हैं? मुक्त केंद्र की विभाजने कहते हैं। क्यों भाई? देखो,
ये जो मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनो। इस विभाजन की विशेषता यह है कि इसमें केवल और केवल केंद्रक विभाजित होता है। भाई एक से कितने केंद्रक बन गए? 2। एक से कितने बन गए? 2। केंद्रक का विभाजन तो हुआ, लेकिन आपकी कोशिकाएं 2 नहीं बनी। ये दोनों केंद्रक एक ही कोशिका में उपस्थित हैं। ये दोनों केंद्रक क्या हैं? एक ही कोशिका में उपस्थित हैं। तो यह आपका बन गया है 2 केंद्र की भ्रूण कोष। कितने केंद्रक वाला बन गया? 2। इसमें फिर से क्या होगा? समसूत्री विभाजन। फिर से क्या होगा भाई? समसूत्री विभाजन। तो 2 से कितने बन जाएंगे? 2 से बन जाएंगे 4। 2 से कितने बन जाएंगे भाई? 4। देखो भाई, ये 1 बन गया, ये 2 बन गए, ये 3 बन गए और ये 4 बन गए। ध्यान से सुनना, केवल और केवल किसका विभाजन होता जा रहा है? केंद्रक का। कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा। तो देखो, एक गुरु बीजाणु था, ये गुरु बीजाणु विकसित होकर किसका निर्माण किया? भ्रूण कोष। फिर इसमें हो रहा है समसूत्री विभाजन। एक केंद्रक वाले से 2 केंद्रक वाली संरचना बनी। 2 से कितनी बनेगी आपकी? 4 केंद्रक वाली। कितनी भाई? 4 केंद्र की भ्रूण कोष बन गया। कितना बन गया? 4 केंद्र की भ्रूण कोष। और 4 से कितना हो जाएगा फिर ये आपके आगे विभाजित होकर? अगले पेज में देखते हैं भाई। जब 4 में विभाजन होगा तो कितने होंगे भाई? 4 में जब विभाजन होगा तो बन जाएंगे 8 केंद्रक। कितने केंद्रक बन जाएंगे? 8। देखो, ये तो है हमारा भ्रूण कोष, और इस भ्रूण कोष में 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, ये 3 केंद्रक, ये 4 केंद्रक, ये 5वां केंद्रक, ये 6वां केंद्रक, 7वां केंद्रक और ये 8वां केंद्रक। ये 8 केंद्रक बन गए हैं। किसमें? भ्रूण कोष में। आठ केंद्र की आपका क्या बन गया है? भ्रूण कोष। तो आपके भ्रूण कोष का विकास कैसे हो रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आपको। सबसे पहले गुरु बीजाणु बने, जो बने थे 4। 4 में से 3 हो गए नष्ट, बचा केवल कितना? 1। 1 का लगातार क्या होता जा रहा है? विकास होता जा रहा है। 1 के अंदर पहले हुआ आपका समसूत्री विभाजन, विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन, जिसमें केवल और केवल किसका विभाजन हो रहा है? केंद्रक का विभाजन हो रहा है, कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा है। और ऐसे विभाजन को हम बोलते हैं मुक्त केंद्र की। मुक्त का मतलब फ्री, केंद्र की मतलब केंद्रक। केंद्रक फ्री है, वो विभाजित होता जा रहा है, कोशिका विभाजित नहीं हो रही है। तो जब मुक्त केंद्र की विभाजन हुआ तो पहले 1 केंद्रक वाला था, उससे 2 बने, 2 से 4 बने और 4 से 8। ये 8 केंद्रक वाला हमारा क्या बन गया? भ्रूण कोष। और जब ये 8 केंद्रक वाला भ्रूण कोष होता है, अब इसके बाद में इसमें क्या बनने लगती हैं? कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति बनने लगती हैं। क्या बनने लगती हैं भाई? कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति बनने लगती हैं। तो क्या होगा भाई? अब बनने लग जाएंगी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। और जब होगा तो क्या होगा? देखो, ये 3 केंद्रक एक सिरे की तरफ उपस्थित हो गए। 3 केंद्रक क्या हो गए हैं? एक सिरे की तरफ उपस्थित हो गए। और इन केंद्रकों के चारों तरफ क्या बन गई है? कोशिका भित्ति बन गई है। और ये कोशिकाओं का समूह बन गया। कितनी कोशिकाएं बन गई भाई? अब पूरी कोशिका हो गई ना भाई, केंद्रक भी आ गए यार, उसके बाहर कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली भी आ गई। तो ये 3 कोशिकाओं का क्या बन गया है? समूह है। और इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं प्रति व्यासांत
कोशिकाएं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रति व्यासांत कोशिकाएं। जो टोटल कितनी कोशिकाएं हैं? 3। दूसरे सिरे की तरफ क्या हुआ है? 3 कोशिकाएं इस तरफ बन गई हैं। तीन कोशिकाएं इस तरफ बन गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 3 कोशिकाओं का समूह बना है, इसमें ये जो बीच वाली कोशिका है भाई, ये साइड की, ये बीच की, ये बीच वाली कोशिका है, इसको हम बोलते हैं अंड कोशिका। इसे हम क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। और ये अंड कोशिका वास्तव में क्या है? मादा युग्मक। भाई ये मादा संरचना थी तो मादा युग्मक बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये हो गई अंड कोशिका। और जो दोनों साइड में हैं, ये जो साइड वाली कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो देखो, 2 तो सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका, ये 3 कोशिकाओं का क्या बन गया? एक समूह बन गया, एक समुच्चय बन गया। 3 कोशिकाओं का क्या बन गया? एक समूह या समुच्चय। और इसको टोटल एक साथ क्या बोल देते हैं? अंड समुच्चय कह देते हैं। क्या बोल दिया भाई इसे? अंड समुच्चय। तो 3 कोशिकाओं का समूह है जो दूसरी तरफ बना है, उसे तो हमने बोल दिया प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। 3 कोशिकाओं का इस तरफ समूह बन गया जिसे हमने बोल दिया है अंड समुच्चय। 6 केंद्रक तो आ गए हमारे काम में। कितने केंद्रक आ गए हैं? 6। देखो, ये जो 3 कोशिका अर्थात अंड समुच्चय है, इनकी सहायक कोशिकाओं में कुछ ऐसे अंगुली नुमा क्या पाए जाते हैं? ऐसे प्रवर्ध पाए जाते हैं। एक छोटी सी अलग अलग थोड़ी मोटी सी क्या होती हैं? संरचनाएं होती हैं जिसमें अंगुली जैसे प्रवर्ध निकले हुए होते हैं। और इन दोनों कोशिकाओं में जो ये होते हैं उन्हें कहते हैं हम तंतु रूप समुच्चय। इसे क्या कहा जाता है? तंतु रूप समुच्चय कहा जाता है। याद रखना, फिलीफोरम अपरेटस इसे कहा जाता है। और यह आपकी कौन सी कोशिकाओं में होता है? ध्यान से सुनना, सहायक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। यह क्या काम करता है? देखो, जब इस मादा कोशिका के पास या मादा युग्मक के पास आपका परागकण में से होता हुआ आपका क्या आएगा? नर युग्मक आएगा। वो इधर से ही प्रवेश करेगा। किधर से प्रवेश करेगा? इन सहायक कोशिकाओं की सहायता से अंड कोशिका तक ही पहुंचेगा। क्योंकि अल्टीमेटली परागकण में उपस्थित नर युग्मक को कहां पहुंचना है? अंड कोशिका तक। तो उस पराग नलिका को कैसे पता चलेगा कि इधर से प्रवेश करूं मैं या इधर से प्रवेश करूं? भाई इस सिरे से ऐसे आऊं या ऐसे आके अंदर ऐसे प्रवेश करूं? तो ये जो तंतु रूप समुच्चय होता है, ये पराग नलिका को बीजांड में प्रवेश में मदद करते हैं। उसकी प्रवेश करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये भी याद रखना। अब मेरे को ये बताओ आप कि अब कितने केंद्रक बच गए? 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए। बच गए कितने भाई? भाई यहां पर 8 थे तो 8 में से 2 बच गए। और ये दोनों केंद्रक हैं यहां पर उपस्थित हैं। ये दोनों केंद्रक हैं वो यहां पर उपस्थित हैं। इन केंद्रकों को हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ध्यान से सुनना,
ये दोनों केंद्रक एक ही जगह पर उपस्थित हैं लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। ये दोनों कैसे हैं? अगुणित हैं। ये तीनों कोशिकाएं भी कैसी हैं? अगुणित। ये भी कैसी हैं? अगुणित। क्योंकि इन सबका विकास हुआ है वो अगुणित गुरु बीजाणु से ही हुआ है। ये आपकी ध्रुवीय केंद्रक है। इस पूरी कोशिका को, बीच वाली कोशिका को हम केंद्रीय कोशिका क्या बोलते हैं भाई? केंद्रीय कोशिका, या फिर हम ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो 8 केंद्रकीय भ्रूणपोष था, इसका जब विकास हुआ, ये जब परिपक्व हुआ, तो इससे हमारा बन गया है परिपक्व भ्रूणकोष। क्या बन गया है? परिपक्व भ्रूणकोष, एकदम मेच्योर भ्रूणकोष बने गया है। तो आपके समझ में आया होगा कि कैसे हमारे भ्रूणकोष का निर्माण होता है। और यह भ्रूणकोष किसके अंदर उपस्थित है? बीजांड में ही उपस्थित है। तो कैसे गुरु बीजाणु बने और कैसे उस गुरु बीजाणुओं से हमारा एक परिपक्व भ्रूणकोष बना है, यह कंप्लीटली यहां तक हमने समझ लिया है। इस भ्रूणकोष में आप देखो, इस भ्रूणकोष को आप समझो तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता देखो, केंद्रक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो हैं केंद्रक, और जो कैसे हैं? अगुणित हैं, आठों को आठ। और कोशिका कितनी है? देखो, एक तो ये बीच वाली मेन कोशिका, फिर 2 3 4 5 6 7, इसे हम बोलते हैं 7 कोशिका। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि एक परिपक्व भ्रूणकोष में, एक परिपक्व भ्रूणकोष में कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं? तो याद रखना है आपको, एक परिपक्व भ्रूणकोष में 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये सारी चीजें आपको यहां तक समझ में आ गई होंगी। अब एक लास्ट बात मैं आपको बताने वाला हूं, और वो क्या बात बताने वाला हूं आप खुद बताओ। ये अंड कोशिका अर्थात मादा युग्मक है। मादा युग्मक है, वो किसके अंदर बन रहा है? किसके अंदर बन रहा है भाई? इस भ्रूणकोष के अंदर ही तो उपस्थित है। किसमें उपस्थित है? भ्रूणकोष में। और याद करो कि ऐसी संरचना जिसमें युग्मक बनते हैं या जिससे युग्मक बनते हैं उसे हम बोलते हैं युग्मकोद्भिद, गेमेटोफाइट कहते हैं। और क्योंकि ये मादा युग्मक बना है, इस कारण इस संरचना को हम क्या बोलेंगे? मादा युग्मकोद्भिद कहेंगे। तो आपसे पूछ ले कि मादा युग्मकोद्भिद हम किसे कहते हैं, तो वो हम बोलते हैं भ्रूणकोष को। और आपसे पूछ ले नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, तो नर युग्मक किस में बनते हैं भाई? पराग कण में बनते हैं। याद रखना, नर युग्मकोद्भिद वो तो हम बोलते हैं पराग कण को, क्योंकि उसमें आपके 2 नर युग्मक बनते हैं। और इसके अंदर आपके बनती है अंड कोशिका अर्थात मादा युग्मक। इस कारण इसे बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद या गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट इसे हमें कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो पादप होते हैं, जो पुष्पी पादप होते हैं, उसका जो मादा जननांग वाला हिस्सा होता है, जो स्त्रीकेसर होता है या जिसे हम अंडप कहते हैं, उसकी कैसे संरचना होती है? कैसे उसके अंदर आपका बीजांड उपस्थित होता है, जिसके अंदर कैसे गुरु बीजाणु बनता है, और गुरु बीजाणु से अल्टीमेटली एक परिपक्व भ्रूणकोष, और उस भ्रूणकोष में कैसे मादा युग्मक बनता है। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि कैसे नर युग्मक बना, कैसे मादा युग्मक बना। तो जब हमने नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को समझ लिया है,
तो हम लैंगिक जनन के मुख्य आधार पर पहुंचे चुके हैं। भाई नर युग्मक बनाना सीख लिया हमने और मादा युग्मक बनाना सीख लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मिलाना पड़ेगा। और मिलते कौन सी घटना से है, वो मिलते हैं हमारे परागण से। किससे बनते हैं, परागण की सहायता से ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे। तो उस परागण की घटना को हम आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत समझने वाले हैं। तो ये कंप्लीटली आपको स्त्रीकेसर की संरचना, गुरु बीजाणु जनन, उसके साथ साथ में बीजांड और भ्रूण कोष क्या होता है उसकी संरचना को बताएं। यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट जरूर करके पूछें, सारी चीजें आपको क्लियरिफाई की जाएंगी। इसके अलावा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।